School of Magic Season 2. Title: Wolf Shadow Soul. हार्वल। यह बुजुर्ग। प्रदीप हकला रहा था। कुछ देर बाद उसे शब्द भी नहीं मिले। तांबे के दर्पण के अंदर खड़ी चीज आदर्श नहीं था। यह स्पष्ट रूप से आदर्श के चेहरे वाला नर्क का एक राक्षस था। वह कमांडर स्तर का कंकाल है। एक मुक्का। वह आदमी इंसान नहीं था। एक इंसान के पास संभवतः इतनी जबरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह स्तब्ध रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आदर्श, जो उस दीपक की तरह लग रहा था जिसका ईंधन खत्म हो गया था, इस तरह के चौंकाने वाले परिवर्तन से गुजरेगा। कमांडर लेवल का कंकाल, जो इतनी दबंग स्थिति में था, एक ही फिश से टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या वह वही है जिसके बारे में अफवाहों में डीमन एलिमेंट से बचने की अफवाह थी? अचानक कुछ याद आने के बाद याओनान ने चिल्लाकर कहा। याओनान और डूजियाओ सेना को उनकी गंदगी साफ करने में मदद कर रहे थे और उन्होंने डीमन एलिमेंट के एक्सपेरिमेंट के बारे में एक या दो बातें जानी थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने सुना कि डीमन एक्सपेरिमेंट के लिए निर्दोष लोगों का नरसंहार करने के लिए बैटल मैजिशियनों के एक समूह को मौत की सजा सुनाई गई थी। याओनान और डूजियाओ को केवल यह पता था कि लोगों को डीमन एक्सपेरिमेंट के लिए विषय के रूप में अपहरण कर लिया गया था, बच्चों को, और ऐसी अफवाहें थी कि कोई जीवित बच गया है। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति आदर्श था। डूजियाओ और याओनान ने डीमन एलिमेंट की असाधारण ताकत देखी थी। जैसे उन्हें तुरंत उस प्रयोग की याद आ गई जिसे आदर्श के परिवर्तन को देखने के बाद सभी 5 महाद्वीपों के जादुई संघों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या डीमन एलिमेंट पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था? आप क्या कह रहे हैं? कौन सा डीमन एलिमेंट? डूजियाओ, क्या तुम इसके बारे में निश्चित है? शायद यह कोई और शक्ति है जिसे आदर्श छुपा रहा था, जिससे हम अनजान हैं। डूजियाओ चुप हो गया। सच तो यह था कि वह आदर्श की शक्ल में ही अंदाजा लगा रहा था। यदि यह वास्तव में डीमन एलिमेंट था तो जिस तरह से आदर्श ने व्यवहार किया वह अभी भी उस भयावह एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कुछ उसने सुना था उससे काफी अलग था। डूजियाओ और याओनान जिन असफल एक्सपेरिमेंटों विषयों के संपर्क में आए, उनमें से सभी का रूप भयानक था, जो अधिकांश डीमन प्राणियों की तुलना में अधिक डरावना लग रहा था। कुछ तो बिना बुद्धि के राक्षसों को मारने में भी बदल गए। दूसरी ओर आदर्श की शैतानी और डराने वाले ऑरा के बावजूद उसने अपना दिमाग नहीं खोया है, यह मानते हुए कि यह उसके शरीर में छिपी कोई शक्ति है। क्या आपको लगता है यह स्थिति को पलटने के लिए पर्याप्त है? इस तुच्छ बच्चे पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो, प्रदीप ने अपनी सीमा पर आते हुए कहा। कौन परवाह करता था कि वह राक्षस था या नहीं? वह तो बस एक मैजिशियन था। वह जानता था कि बच्चे के साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत था। फिर भी उन्होंने उसे और उसके समूह को डार्क एबिस तक ले जाने के लिए बहुत सारे जीवन का बलिदान दिया था। मुझे डर है कि आप इस डीमन एलिमेंट से अपरिचित हैं, कमांडर लूजू ने अपनी सख्त आवाज में कहा। सेना के अधिकारी के रूप में लूजू डीमन एलिमेंट के बारे में भयानक अफवाहों पर टिप्पणी करने के लिए एकदम सही व्यक्ति था। क्या इसे समझना जरूरी है? हम जिस स्थिति में हैं उस पर एक नजर डालें, प्रदीप ने चिल्लाकर कहा। निराश लोगों का एक समूह, वे सभी अपने दिमाग से बाहर है। अगर आप मरना चाहते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। यदि आपको लगता है वह मृत्यु के स्थान से बच सकता है तो बेझिझक यहाँ रहे और जब तक आप चाहे तब तक वेट करें। आपकी अज्ञानता का वह कारण है जिसके कारण शहर स्थिति में पहुंच गया। अपने अडिग चित्रों को पेंच करो। तुम्हें उन बेकार कूड़ेदानों के साथ दफनाया जाएगा जो केवल रोना जानते हैं, प्रदीप ने शाप देते हुए कहा। किसी व्यक्ति का असली चरित्र आसानी से उजागर हो जाता था जब उन्हें एक कोने में धकेल दिया जाता था।
प्रदीप ने अपने दिल के विचारों को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। प्रदीप झिझकती भीड़ को पीछे छोड़कर अधीरता से चला गया। प्रदीप कुछ अन्य लोगों के साथ चला गया जो जीवित रहना चाहते थे, जिनमें कुछ अधिकारी भी शामिल थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वे एक छोटे से मैजिशियन पर अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर दे। डीमन एलिमेंट असली राक्षस शैतान नगरी के सालन और मरे हुए सेना के सर्वोच्च शासक माउंटेन ज़ॉम्बी थे। यह छोटा मैजिशियन कोई राक्षस नहीं था, वो अधिकतर राक्षसों का गुलाम था। यह युवा मैजिशियनों के समूह को डार्क एबिस तक ले जाने के लिए इतने सारे जीवन का बलिदान देना उनका अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जो फेंग कहते हैं प्रदीप लोगों के एक समूह के साथ जा रहा है, आरव भी उसके साथ जा रहा है। डीमन आदर्श के चारों ओर घूमती आग की लपटें दूसरी ओर लगातार शैतानी चमकीले उग्र पंखों में बदल गई, जो हवा में फैलते ही गायब हो गए। उसने अपनी नजर उठाई और अपने आसपास बचे हुए कंकालों पर नजर डाली। उनकी संख्या लगभग 4000 थी। अपने नेता को खोने के बाद भी कंकाल उसकी दिशा में आगे की ओर बढ़ते रहे। इन बुद्धिहीन प्राणियों को कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस चीज का सामना कर रहे हैं। उसकी पीठ से जुड़ी हुई आत्मा की परछाई शैडो सोल खड़े सीधे भेड़िए दानव की तरह लग रही थी। जब आदर्श ने अपनी लंबी उंगली आगे की ओर उठाई तो वुल्फ शैडो अधीरता से उसकी आकृति से अलग हो गया और अनगिनत काली काली शैडोज सोल्स में विभाजित हो गया। भेड़िए की शैडो हवा के झोंकों की तरह आगे बढ़ी। जहां आदर्श खड़ा था वहां से उनके लंबे छायादार पंजे सभी दिशाओं में घूम रहे थे। हवा के माध्यम से पंजों की त्वरित गति से तीखी चीखें निकल रही थी। भेड़िए अदृश्य थे, केवल अदृश्य तेज पंजों की झिलमिलाहट ही देखी जा सकती थी। सबसे पहले कंकाल नीचे गिरे, उसके पीछे कंकालों की सेना आई। ब्लैक सोल शैडो की ना तो केवल मरे हुओं का नजहार कर रही थी, वे कटाई भी कर रही थी। कंकालों के साथ फसलों की तरह व्यवहार किया गया। एक ही स्लैश एक पल में सैकड़ों यहां तक कि 1000 कंकालों को खत्म कर देगा। यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया। सोल शैडोज के अटैकों का कवरेज काफी बड़ा था। लगभग 800 मीटर दूर कंकाल जो अभी मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हुए थे, वे भी टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी सफेद हड्डियां एक बार फिर जमीन पर गिर गई और एक लंबे कालीन में मिल गई। आदर्श अपनी जगह पर बना रहा। केवल उसकी उंगली हिल रही थी जो शैडो भेड़ियों को आदेश दे रही थी। शक्तिशाली शैडो वोल्फ्स को नियंत्रित करने का यह उनका पहला मौका नहीं था। अग्निगढ़ झील पर हुआ महान नरसंहार उसके क्रूर शैडो वोल्फ्स का काम था। सर्वेंट लेवल के कंकाल और योद्धा स्तर के कंकाल दोनों को ही एक स्लैश से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। पंजे काले झोंके की तरह तेज थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कंकाल बचे थे। जब आदर्श के पास केवल 4 एलिमेंट थे तो उससे जुड़ी वुल्फ सोल शैडो ने 10,000 विशालकाय छिपकलियों को आसानी से खत्म कर दिया था। अब वह पहले से काफी मजबूत हो गया था। कंकालों की यह संख्या उसके पंजों को तेज करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। हर कंकाल जो कुछ देर पहले खड़ा था वह जमीन पर गिर गया था। वुल्फ सोल शैडो ने बड़ी हड्डियों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे अभी भी पूरी तरह से आनंद लेना बाकी था, जिससे उन कंकालों को फिर से मौत का अनुभव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनके मरे हुए क्रिस्टल पहले ही नष्ट हो चुके थे। वापस आओ। आदर्श कुछ कदम आगे बढ़े। हड्डियों का कालीन खड़खड़ा रहा था। शैडो वुल्फ सभी दिशाओं से आदर्श के पास वापस आ गए। अपने सोल शैडो रूप में खुद को आदर्श की पीठ से जोड़ लिया। हालांकि इसने हत्या करने की इच्छा पूरी तरह प्रकट नहीं की थी, फिर भी इसने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। हड्डियों की खड़खड़ाहट के बीच डीमन आदर्श ने अपना सिर उठाया और खाली आसमान की ओर देखा। अचानक जिस दिशा में वह घूर रहा था उस दिशा में एक अजीब सी लहर दिखाई दी। एक चांदी का बिंदु धीरे धीरे एक घूमते हुए भंवर में विस्तारित हो गया। कितना बेकार! डीमन आदर्श ने
परेशान हो गया और निर्णायक रूप से चांदी के भंवर की ओर बढ़ गया, जो उसके पहले की तुलना में बड़ा था। टेलीग्राम पर स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 चैनल नेम है, जो कि अभी बहुत छोटा चैनल है, आप उधर भी एपिसोड सुन सकते हैं। अदरवाइज स्टोरीज SKH यूट्यूब चैनल, यहाँ पर एडवांस एपिसोड मिलते हैं, टेलीग्राम में पीछे के एपिसोड मिलेंगे आपको, तो आप इधर भी एपिसोड सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। माउंटेन ज़ॉम्बी से लड़ना पार्ट 1। मृत्यु का स्थान कभी भी इसके अंदर मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए ही था, नहीं था। चांदी के भंवरों का कोई अंत नहीं था। तीसरा चांदी का भंवर पहले के 2 भंवरों से बड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में कोई चांदी का छेद टूट गया हो। अंतराल का एक पक्ष मृत्यु का स्थान था, दूसरा पक्ष आंतरिक शहर के बाहर था। जैसे ही गेट खोला गया, आसमान से और भी मरे लोग गिरे। अंतर जितना बड़ा होगा, अंतरिक्ष में मरे हुए लोगों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, जिनमें एक इमारत के आकार के लोग भी शामिल होंगे। जब आदर्श चांदी के भंवर को घूर रहा था, समीक्षा की आवाज दूर से सुनाई दी। हालांकि समीक्षा को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या लंबे चांदी के बाल, राक्षसी बालों से ढके शरीर वाला यह आदमी वास्तव में आदर्श था, जिसे वह जानती थी? निकास वहां है। आदर्श की कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। उन्होंने एक दिशा की ओर इशारा किया। ओह ठीक है। समीक्षा ने दूर से देखा और एक चांदी का दरवाजा देखा। हालांकि उनके बीच चांदी का भंवर था, जिसमें से अनगिनत मरे हुए लोग इस अंतरिक्ष में गिर रहे थे। मैं उन्हें रोकूंगा। बाहर निकले, डीमन आदर्श ने कहा। उन्हें रोको? तुम कैसे जा रहे हो? डीमन आदर्श अपनी बात पूरी करने से पहले ही समीक्षा की आंखों के सामने से गायब हो गया था। एक बार फिर अपना सिर उठाते हुए वह यह देखकर चौंक गई कि आदर्श आकाश में चांदी के भंवर की ओर आग की लहर का पर सवार था। तुलना करके ही चांदी के भंवर का आकार निर्धारित करना संभव था। आदर्श द्वारा उत्पन्न आग की लहर पहले से ही कुछ दसियों मीटर चौड़ी थी, और फिर भी जब वह चांदी के भंवर के पास पहुंचा तो आग की लपटें केवल एक छोटा सा लाल बिंदु थी। चलो, रितिका ने समीक्षा को याद दिलाया। समीक्षा ने सिर हिलाया। जब कंकाल अधिकारी आदर्श के पास आ रहा था, तब समीक्षा ने बहुत संघर्ष किया था। जिस दिशा में वे गए थे वो एक मृत अंत साबित हुआ। हालांकि जब वह वापस आई तो आदर्श पहले से ही कंकालों के सागर से ढका हुआ था। हालांकि कुछ ही समय बाद समीक्षा ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। किसी कारण से जब आदर्श अपने राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया तो समीक्षा का खून उबलने लगा, जैसे कि वह किसी का जवाब दे रही हो। क्या यही कारण है मेरी ताकत ब्लड ट्राइब के अन्य लोगों से अधिक है? दौड़ते हुए समीक्षा ने पीछे की ओर देखा। आदर्श का खून पीने के बाद वह ब्लड ट्राइब की सदस्य बन गई थी। ब्लड ट्राइब में सामान्य नौसिखियों की तरह कमजोर होने के बजाय वह एक ऐसी क्षमता के साथ समाप्त हुई जो ब्लड ट्राइब के सीनियर लोगों के पास मौजूद क्षमताओं से भी अधिक थी। क्या यह आदर्श के शरीर में बह रहे राक्षसी खून के कारण था? यदि ऐसा है तो आदर्श को अपने सीनियर के रूप में संदर्भित करने के बजाय यह डीमन आदर्श उसका सच्चा गुरु था। आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई। आदर्श से एक आश्चर्यजनक धधकती रोशनी फूटी, जिसने लगभग चांदी के भंवर की चौड़ाई को कवर कर लिया। आसमान से गिरने वाली लाशें, प्रेत और कंकाल जलकर खाक हो गए, मानो वे जलते हुए समुद्र में गिर गए हो। जलती हुई लाशें आसमान में फैल गई। जमीन पर उतरने से पहले वे काफी हद तक राख में बदल चुके थे। जब समीक्षा, रितिका और स्विफ्ट स्टारवोल्फ राख से ढकी भूमि से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक भी मरे हुए व्यक्ति को हिलते हुए नहीं देखा। वे जल्द ही चांदी के दर्पण के सामने पहुंचे। समीक्षा आदर्श को उनके साथ जाने के लिए कहने ही जा रही थी, तभी उसने देखा कि शीशा जोर जोर से हिल रहा है। दर्पण की सतह मुड़ रही थी। मैं कोई और निकास ढूंढ लूंगा। आदर्श ने अपनी आवाज समीक्षा के दिल तक पहुंचा दी, जैसे कि वह उसके मन को पढ़ सकता हो। समीक्षा को पता था कि अगर वे अब और रुके तो वे बस आदर्श पर बोझ बनेंगे।
अब उनकी प्राथमिकता मृत्यु के स्थान को छोड़ना और वेदी तक अपना रास्ता खोजना था, अन्यथा अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया वह व्यर्थ हो जाएगा। उसने अब और हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह रितिका और बेहोश समीर के साथ चांदी के दर्पण में घुस गई। चांदी के भवन में मृत सेना शामिल थी। दूर से यह कोहरे जैसा लग रहा था, लेकिन धूल के प्रत्येक कण एक मरे हुए प्राणी थे। सेना का आकार स्पेस को रौंदकर आसानी से नष्ट कर सकता था। आदर्श दूसरों के साथ नहीं जा सका। उन्होंने महसूस किया कि चांदी का भंवर न केवल अधिक मरे हुए लोगों को अंतरिक्ष में टेलीपोर्ट कर रहा था, बल्कि यह मौत के स्थान को नष्ट करने के लिए अंतरिक्ष का एक मजबूत अशांत प्रभाव भी पैदा कर रहा था। यदि मृत्यु का स्थान ढहने वाला हो तो अधिक मरे लोगों का मारना निरर्थक था। तीसरा, चांदी का भंवर उस स्थान पर विनाश ला रहा था जिसमें वेदी की ओर जाने वाला पुल भी शामिल था। यदि आदर्श दूसरों के साथ चला गया तो वह पुल जो उन्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां वेदी थी, मृत्यु के स्थान के साथ ढह जाएगा। वे कभी भी रक्त सम्राट सिंहासन तक नहीं पहुंच पाएंगे। चांदी के भंवर के विनाश को रोकना मुश्किल था, लेकिन वह मरे हुओं को खत्म करके अंतरिक्ष के बोझ को कम कर सकता था। आदर्श को मरे हुओं की सेना का सफाया करना था। उसे हर एक मरे हुए को मारना होगा जिसे स्पेस ने भंवर में टेलीपोर्ट किया था, जब तक कि समीक्षा और अन्य लोग पुल के माध्यम से मौत के स्थान को छोड़ नहीं देते। मरे हुए लोग तूफान की तरह आसमान से गिर रहे थे। आग की लपटें अब इतनी तेज नहीं रह गई थी कि सभी मरे लोगों को तुरंत जलाकर राख कर दे। आदर्श जमीन पर लौट आया, लेकिन जल्द ही उसने खुद को एक बार फिर आसमान में उड़ा लिया। इस बार उसके चारों ओर सिर्फ आग की लपटें ही नहीं थी, लाइटनिंग भी चमक रही थी। जंगली लाइटनिंग ने लाइटनिंग के बोल्टों का एक जाल बना दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी अपनी चेतना है। जब भी कोई मरा आसमान से गिरता तो वे तेजी से उसके शरीर को छेद देते। मरे हुए पदार्थ को या तो बारीक पाउडर में बदल दिया गया या जली हुई राख में बदल दिया गया। यह स्पष्ट नहीं था कि चांदी के भंवर में फंसने के बाद कितने मारे गए। जो बच गए वे भी कुछ मिनटों से अधिक नहीं टिक सके। अंतहीन लाइटनिंग और फायर इतनी तेज थी कि गुरुत्वाकर्षण बल पूरी तरह से मुड़ गया था। पाउडर और राख अब नीचे की ओर नहीं गिरे थे, बल्कि आदर्श की उग्र लहरों की ऊष्मा ऊर्जा के कारण ऊपर उठ रहे थे। लाइटनिंग और फायर से भरी वह जगह जिसका निर्माण डीमन आदर्श ने किया था, तांबे के दर्पण के आसपास के अधिकारियों के समूह को खामोश कर गया था। जैसा कि डूजियाओ ने बताया, डीमन एलिमेंट की शक्ति उनकी कल्पना से परे थी। मरे हुए लोगों की सेना 10,000 से अधिक मरे हुए लोगों से बनी थी, फिर भी वे आकाश से गिरते समय ही नष्ट हो गए। क्या वह आदमी वास्तव में वही व्यक्ति था जो अभी अभी एडवांस स्तर तक पहुंचा था? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति! रॉयल मैजिस्ट्रों में से एक जोर जोर से चिल्लाता हुआ अंदर आया। समूह अभी भी डीमन एलिमेंट को देखकर आश्चर्य से अभिभूत था। उन्होंने रॉयल मैजिशियन की आवाज को भी फिल्टर कर दिया। क्या क्या गलत है? राष्ट्रपति हान जी को भैरव जी को प्रतिक्रिया देने में कुछ समय लगा। भगवान, प्राचीन राजधानी को आशीर्वाद दे। माउंटेन ज़ॉम्बी के करीब एक चांदी का भंवर दिखाई दिया है। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन ज़ॉम्बी को उसमें घसीटा जा रहा है। रॉयल मैजिशियन उत्साह से चिल्लाया। आपने अभी क्या कहा? भैरव जी ने चिल्लाया। समूह ने तुरंत अपने विचार एकत्र किए और शहर के बाहर नजर डाली। आसमान जगमगाने लगा था। गोल्डन बैरियर के बाहर माउंटेन ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से छोटा था। करीब से देखने के बाद पता चला कि उसके पैर और पिंडलियां पहले ही विशाल चांदी के भंवर में समा चुकी थी। जूमैंग ने तुरंत अपना ध्यान वापस तांबे के दर्पण पर स्थानांतरित कर दिया। जब उसने चांदी के भंवर से लटकते हुए विशाल पैरों की एक जोड़ी देखी तो उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।